नमस्कार, आपका स्वागत है देश का मुद्दा कार्यक्रम में। मैं परीक्षित शर्मा रोज की तरह आज भी एक खास हाजिर हूं और आज का जो खास मुद्दा है वो बेहद चिंताजनक, बेहद आश्चर्यजनक और बेहद समझदारी से लेने वाला मुद्दा है। मुद्दा ये है कि जब दिल्ली में ये पॉजिटिव रिजल्ट सामने आ रहा है कि जो मरीज हैं वो एक ऐसी थेरेपी से, प्लाज्मा थेरेपी से सही हो रहे हैं, तो उसका इंतजाम सरकार द्वारा भली भांति क्यों नहीं कराया जा रहा है? जब सरकार को पता है कि सरकार के स्वास्थ्य मंत्री उससे ठीक हो जाते हैं, तो सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है कि उसका एक बैंक स्थापित नहीं किया जा रहा है? हमारे साथ इसी मुद्दे पर चर्चा और बातचीत करने के लिए तीन खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ दिल्ली हाई कोर्ट की मॉनिटरिंग कमेटी के सदस्य श्री अशोक अग्रवाल जी और समाज सेवी मौजूद हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के मेंबर और दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के मेंबर श्री नवीन नागर जी मौजूद हैं और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से नेता श्री संजय शर्मा जी मौजूद हैं। आप तीनों लोगों का स्वागत है। सबसे पहले मैं श्री अशोक अग्रवाल जी के पास आना चाहूंगा। सर, जब दिल्ली सरकार को पता है कि प्लाज्मा थेरेपी इतनी कारगर है, तो दिल्ली सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है, और आप एक समाज सेवी के रूप में और जो मॉनिटरिंग कमेटी है उसके रूप में भी कई बार ये सवाल उठा चुके हैं और ये संदेश दे चुके हैं, तो दिल्ली सरकार ये सुनती क्यों नहीं है सर? देखिए, प्लाज्मा थेरेपी के बारे में तो हमें कोई पहले तो जानकारी थी नहीं, और अभी जब से ये क्राइसिस शुरू हुए और पता लगा कि प्लाज्मा थेरेपी भी कोई चीज़ है और इससे जो कोविड के जो पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनको उससे रिलीफ मिल रहा है, तो और ये भी देखा कि हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, जैसा जानकारी है कि उनको भी प्लाज्मा दिया गया। और आज शायद कहीं मैंने पढ़ा था कि जो ICMR है उसने भी अप्रूवल दिया है प्लाज्मा का, शायद पहले भी दिल्ली गवर्नमेंट को दिया था। तो मैंने देखा कि बहुत सारे केसेस मेरे पास आ रहे हैं और वो बोलते हैं जी हमें जो है AB+ ग्रुप और बी पॉजिटिव ग्रुप, इसका ब्लड चाहिए जो ऑलरेडी 1 महीना या 23 दिन या 25 दिन पहले कोविड हो, फिर वो नेगेटिव हो गया हो, तो उसका ब्लड लेके फिर प्लाज्मा बना के फिर उसको करेंगे। तो मैंने देखा कि लोग ऐसे इधर से उधर भाग रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, कहाँ से ढूंढेंगे मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो मेरे को ये, मैंने फिर अपने चीफ मिनिस्टर साहब को भी एक चिट्ठी लिखी। मैंने उसमें लिखा कि क्योंकि जो लोग भी पॉजिटिव हुए हैं और जो फिर बाद में नेगेटिव हो गए हैं, उन सबकी जानकारी तो आज सरकार के पास है, तो सरकार क्यों नहीं उनके साथ कांटेक्ट करके, और शुरू में मैंने देखा था कि चीफ मिनिस्टर साहब ने बहुत कई महीने पहले लोगों से रिक्वेस्ट भी की थी कि वो भी डोनेट करें, तो बहुत अच्छी बात है। तो मुझे लगता है कि सरकार ये रोल बहुत बड़ा प्ले कर सकती है। जैसे आज मेरे पास एक केस आया, वो था B पॉजिटिव ग्रुप का, कल आया था AB पॉजिटिव ग्रुप का। तो मैंने जब चेक किया तो मेरा जो व्यक्ति था जानकार का जो एक डोनर बन सकता है बलसवा में, वो था B ग्रुप। तो मैंने उनको बोला, उनको कागज भी भेजे उसके, तो वो कहने लगे नहीं ये तो चलेगा नहीं। आज चांस की बात थी कि एक ऐसे व्यक्ति का फोन आया जिसको B ग्रुप चाहिए था सरोज हॉस्पिटल में। तो फिर मेरे को याद आया यार वो पेशेंट तो B ग्रुप था, तो मैंने उनको मतलब सारे वो कॉन्टेक्ट दे दिए और मेरे ख्याल से वो प्रोसेस हो रहा है। लेकिन सवाल ये कि हम कितने करेंगे? तो ये गवर्नमेंट को मैंने लिखा चीफ मिनिस्टर साहब को कि भाई आप ऐसा करो ना, कोई इसका बैंक बना लो, थेरेपी का, प्लाज्मा थेरेपी का कोई बैंक बना लो, सबकी इंफॉर्मेशन आप ले लो। आपके लोग इतने फ़ोन करते हैं दुनिया भर को, क्यों नहीं एक अपना सेल बना देते जो ऐसे लोगों को बराबर परसू करें और उनको देखें कि जितने भी हम अपने लोगों को बचा सकते हैं कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स को, इस थेरेपी से हमें बचाना चाहिए। तो ये मैंने एक इनिशिएटिव लिया है, अब ये सरकार के ऊपर है कि की वजह से ही आज का हमारा कार्यक्रम शुरुआत हमने की है। आपकी पोस्ट मैंने देखी थी कहीं, और उस पोस्ट को मैंने कहीं ना मद्देनजर रखते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। आम आदमी पार्टी से मेरे साथ नवीन नागर जी हैं, आप दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के भी सदस्य हैं। आपकी खास पहचान भी है और उठा बैठ भी है मुख्यमंत्री जी के साथ में। क्या आप उनको ये संदेश नहीं दे सकते नवीन नागर जी कि जब इस समय ऐसी क्रिटिकल कंडीशन में देश को जरूरत है और कहीं ना कहीं दिल्ली में इतनी तेजी से मामले बढ़ रहे हैं, तो बैंक की स्थापना क्यों नहीं? देखिए शर्मा जी, क्या था कि जिस तरह से अभी वकील साहब ने बोला कि मैंने एक माननीय मुख्यमंत्री साहब को
एक पत्र उन्होंने भेजा है उसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि लोग आगे आते हैं तभी कुछ उसी किसी न किसी चीज़ का हम लोग कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल पाते हैं। अब जैसे कि आपने बात वही बोली कि इस तरह कोई बैंक होना चाहिए, तो देखिए समय समय पे सरकार कोई ना कोई किसी न किसी कारण से ऐसे मुद्दे या इस तरह की चर्चाओं को लेकर या इस तरह की चीज़ों को संशोधन में लेके आती है, जिससे दिल्ली के रहने वाले लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा भला हो सके, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा बैंक वाली, तो देखिए किसी भी चीज़ को बैंक बनाना इतना आसान नहीं होता है, उसके लिए एक क्राइटेरिया होता है। वो क्राइटेरिया हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे जिसमें हमें कहीं हद तक केंद्र सरकार की देखिए क्राइटेरिया क्या होता है। सबसे पहले हमें कुछ परमिशंस की ज़रूरत पड़ती है। जब वो हमें परमिशंस मिल जाती है, जैसे कि आपने कुछ समय पहले देखा होगा, तो हमने एक बड़ा छोटा सा प्लाज्मा का एक्सपेरिमेंट किया था LNGP के अंदर, जो हमारा सक्सेसफुल हुआ। जब वो हमारा सक्सेसफुल हुआ तो उसके लिखित में हमने केंद्र को एक चिट्ठी लिखी कि ये जो एक्सपेरिमेंट है प्लाज्मा वाला, ये बहुत सक्सेसफुल हो रहा है, और दूसरा इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, इसको पूरे देश में लागू इसलिए कर दिया जाए क्योंकि जितनी जल्दी इससे आदमी रिकवरी हो रहा है उतना वो मेडिसिन से भी रिकवरी नहीं हो पाता है। जैसे कि हाल फिलहाल में आपने देखा होगा, हमारे स्वास्थ्य मंत्री सतेंद्र जैन साहब को भी इसी थेरेपी के द्वारा बहुत जल्दी ठीक कर दिया गया। तो इस धीरे धीरे हम लोग मुद्दे को ले रहे हैं। मैं बीजेपी बिल्कुल आपके पास दोबारा आऊंगा। बीजेपी से मेरे साथ संजय शर्मा जी जुड़े हुए हैं। संजय शर्मा जी, सारी जिम्मेदारी केवल दिल्ली सरकार की है, समाज सेवियों की है। अशोक अग्रवाल जी मेरे ख्याल से जितना एक साल में मरीजों को दिखाते हैं वो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। यदि मैं आपके सामने पेश करूं तो क्या बीजेपी की कोई जिम्मेदारी नहीं है? एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कि दिल्ली सरकार ने ये नहीं किया, केंद्र सरकार ने ये नहीं किया, तो क्या इस समय जो जरूरत है जिन चीज़ों की, प्लाज्मा थेरेपी जैसी चीज़ों की, तो उनकी इनिशिएटिव क्यों नहीं लेती है सरकार? देखिए, मैं इसमें वकील साहब आपसे कहना चाहूँगा कि दिल्ली सरकार और या केंद्र सरकार, इस समय दोनों की जिम्मेवारी बनती है लोगों की जान बचाने की जी। लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के जो आंकड़े हैं वो गलत आ रहे हैं। क्या प्लाज्मा थेरेपी की जो आप बात कर रहे हैं, प्लाज्मा थेरेपी अभी इंटरनेशनल लेवल पे कोई ऐसे मैंने नहीं सुना अभी तक कि प्लाज्मा थेरेपी से कोई ठीक हुआ है। सतेंद्र जैन जी शायद पहले व्यक्ति हैं जो प्लाज्मा थेरेपी से ठीक हुए हैं। उनको कोविड था भी या नहीं था वो भी नहीं पता मैं तो, कि वो किस कारण भर्ती हुए, क्या हुए, अभी तक तो ऐसी कोई रिपोर्ट देखने को नहीं मिली ना टीवी में ना न्यूज़ चैनल। अलग बात है, उससे मुद्दा अलग चर्चा करेंगे। हम राजनीतिक मुद्दा नहीं उठाना चाह रहे वो क्यों हुए थे क्या नहीं। मैं भी मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ कि प्लाज्मा थेरेपी यदि कारगर है तो उसका इंतजाम क्यों नहीं किया जा रहा है सरकार द्वारा? मैं सिर्फ इस चीज का आपसे क्वेश्चन पुट करना चाहता हूँ। इंतजाम होना चाहिए। अगर प्लाज्मा थेरेपी कामयाब है तो लोग ब्लड बैंक में जाने को भी तैयार होंगे, लेकिन देखना ही है ना कि वो जो आंकड़े ठीक होने वाले व्यक्तियों के वो कहाँ पे उपलब्ध है, कहाँ से आंकड़े आएंगे, कैसे लोगों को हम लोग जाके कह सकते हैं कि आप अगर आप इस चीज पे ठीक हुए कोविड से तो आपकी वजह से और 10 लोगों की जान बच सकती है। वो कैसे उनको हमने इस पिक्चर में लाना है कि वो इस काम को आके कर सके प्लाज्मा थेरेपी को जी। तो देखने के बाद पर उसमें देखा जाए तो इस टाइम दिल्ली सरकार के मामले में देखूं मैं, फिर वही राजनीति वाली बात आ जाती है कि जब जनता मर रही थी तब कुछ नहीं हो रहा था। इसको प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत होती है जब ये मोहम्मद साद वाले केस से जो जमाती पकड़े गए, वहाँ उनके लिए प्लाज्मा थेरेपी का अरेंजमेंट किया जाता है। उनमें से कुछ लोग ठीक होते हैं, नहीं होते, उनके लिए फ्रूट भी आ रहे हैं, सब भी आ रहे हैं। लेकिन आज के जो हालात है वो देखिए, ना किसी के पास जाने के लिए हॉस्पिटल है, ना कोई इलाज है, ना कोई लेना। अब प्लाज्मा थेरेपी का नाम आया सतेंद्र जैन जी से, माननीय जो हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो अगर वो इम्प्रूव हुए, उनको लगता तो स्वास्थ्य मंत्री वो क्यों नहीं एक्शन लेते इस पे? अगर वो ब्लड बैंक खोल सकते हैं तो बिल्कुल खोलना चाहिए। उनको किस चीज की देरी है? नहीं लिया जा रहा है तभी क्वेश्चन उठते हैं, और कहीं ना कहीं इस चीज में जो नेता हैं, जो बिल्कुल जो मंत्री हैं, उनको अच्छी तरीके से स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलता है, लेकिन जो पिसता है वो आम आदमी पिसता है, निचला तबका पिसता है। अशोक अग्रवाल जी, आपके पास तो इस तरीके के बहुत केस आते हैं, और कहीं ना कहीं इस तरीके के केस नहीं, जो वैसे जो पेशेंट जो पीड़ित हैं अन्य रोगों से, जैसे कि कैंसर से या अन्य रोगों से पीड़ित हैं, उनका इस समय क्या स्थिति बनी हुई है? क्या आपको लगता है कि जो कोविड-19 जैसी बीमारी ने उनकी और जो है मुश्किलें बढ़ा दी हैं? देखिए, ये जो बीमारी आई है कोरोना वाली, इसने तो पूरे हेल्थ केयर सिस्टम को एक्सपोज कर दिया है। सबके पसीने छुड़ा दिए, चाहे वो सरकार में मुख्यमंत्री हो, चाहे वो कहीं और आम आदमी हो, सबके पसीने छुड़ा दिए हैं, और सिस्टम अभी भी आउट ऑफ कंट्रोल गया।
और जितने बहुत सारे डिसीजन चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिए और दिल्ली गवर्नमेंट ने लिए, उसको बिना प्रिपेयर्ड हुए जो है फैसले लिए। जैसे आपने जीबी पंत हॉस्पिटल पे ऑल ऑफ अ सडन कह दिया कोविड है, इरविन हॉस्पिटल भी कोविड है, और उसमें जो लोग पेशेंट्स थे, कैंसर पेशेंट्स थे, लीवर पेशेंट्स थे, हार्ट पेशेंट्स थे, 1 मिनट में उन सबको जो है ना हॉस्पिटल से बाहर कर दिया। कोई आपने अल्टरनेटिव नहीं दिया। ऐसे कैंसर हॉस्पिटल जो दिल्ली स्टेट का है उसमें सैकड़ों पेशेंट जो थे वो बेघर, मतलब बिना किसी प्रिपेयर्डनेस के आपने उनको हटा दिया। ऐसे एम्स से सफदरजंग हॉस्पिटल, बहुत सारे हॉस्पिटल दिल्ली के, उन्होंने जो है नॉन कोविड पेशेंट्स को जो भेजा। अभी प्रॉब्लम ये हो रही है कि कोविड वाले का भी प्रॉपर वो नहीं हो रहा, ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, और जो नॉन कोविड है वो भी आउट हो गया। तो दोनों तरीके के लोग बहुत मर रहे हैं। और दुख की बात यह है कि गवर्नमेंट सिस्टम, आज कोई भी व्यक्ति जो है ना, गरीब से गरीब आदमी भी दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स में जाना नहीं चाहता। ये बड़े दुख की बात है, मतलब ना, कारण क्या है? और जबकि वहाँ इतने सारे बेड्स हमारे खाली हैं। घबरा गया एक्चुअली में। हुआ क्या है कि जो उनको शुरू में मतलब उनको लगा, दिखाया गया कि भाई बहुत हमारे तो बहुत ही स्टेट ऑफ आर्ट हॉस्पिटल्स हैं। हाँ, तो मतलब जो भी राइट और रॉन्ग, लेकिन बट जो 1-1.5 महीने में हुआ वहां पर, जो दृश्य लोगों को देखने को मिला, तो लोगों की तो ये हालत हो गई कि लोग जा के अगर एडमिट करा भी दिया तो 2-4 घंटे के बाद वो कह रहे हैं कि मेरा पेशेंट वापस करो, मुझे ले जाना है। तो वो जो 1-1.5 महीने में जो लोगों को अनुभव हुआ, उससे सब लोग घबरा गए। इसीलिए सारी दौड़ जो है ना वो प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ चल रही है। प्राइवेट हॉस्पिटल जो जिस तरीके से लूट रहा है सब जान रहे हैं। आज तो मुझे किसी ने ये भी बताया है कि शायद ये थेरेपी जो है, ये प्लाज्मा थेरेपी जो है, ये भी बिक रही है प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर। दूसरा एक चीज और नोटिस में आया कि एक इंजेक्शन था, उसका नाम है राइट नाउ मेरे पास नहीं है, सरोज हॉस्पिटल ने लिखा था, वो लेडी अपने हस्बैंड के लिए पता नहीं कितने केमिस्ट के पास गई और वो शायद 15-20 हजार का था, लोग 80-80 हजार रुपए उससे मांग रहे थे। हाँ, वो भी मैंने आज ट्विटर पे भी डाला है कि भाई गवर्नमेंट जो है वो इन चीज़ों को देखे। मतलब इस टाइम ज़रूरत ये है कि हम सब लोग मिलकर, जो भी पेशेंट्स हैं हमारे, कोविड है, नॉन कोविड है, बिना किसी पॉलिटिक्स के, बिना एक दूसरे को क्रिटिसाइज करे हुए, सबको मिलकर हमें देखना है कि इस टाइम जो है ना हम कितने लोगों को बचा सकते हैं। और सरकार का बहुत बड़ा रोल होता है, मतलब हर चीज़ के अंदर बहुत बड़ा रोल होता है, लोगों को अवेयरनेस करने में, सिस्टम डेवलप करने में। और अगर आप सच नहीं बोलेंगे चीज़ों को, लोगों को नहीं बोलेंगे। अब इस देश में यह भी दुख की बात होती है कि हमारे देश के जो नेता हैं, चाहे वो केंद्रीय लेवल पे हैं चाहे स्टेट लेवल पे हैं, पता नहीं उनको झूठ बोलने में क्या मज़ा आता है, सच बात शेयर लोगों से करने में क्यों हिचकिचाते हैं। इसलिए कॉन्फिडेंस आज जो है ना, मैं आपको कह सकता हूँ कि देश में जो हमारे नेता है ना, आम आदमी का कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म हो गया है, बिल्कुल खत्म हो गया। ये मेरा अपना असेसमेंट है, हो सकता है मैं रॉन्ग कह रहे हैं आप। आम आदमी के नाम से सरकार बनाने वाली आम आदमी पार्टी के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं नवीन नागर जी, क्या इन आरोपों को आप कहीं ना कहीं सिरे से नकार सकते हैं? तो एक एग्जाम्पल देके देखिए अभी क्या हुआ था कुछ टाइम पहले, अभी एक बड़ी गरीब फैमिली थी, शायद अभी मेरे साथी मित्र ने जैसे कि बोला कि बहुत ज़्यादा लोगों 2 दिन बाद वो लोग अपने पेरेंट्स को मतलब अपने पेशेंट को लेके जा रहे हैं। तो मैं इस पर एक टिप्पणी जरूर करना चाहूँगा कि देखिए ऐसा नहीं है कि दिल्ली सरकार काम नहीं कर रही है, ठीक है। आप जिस तरह से इस टाइम दिल्ली की हालत आप देख रहे हैं, जिस तरह से पेशेंट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, उसकी सुविधा भी साथ साथ हो रही है। जैसे कि अभी आपने देखा सूर्या होटल में क्या हुआ, सूर्या होटल में खुद सीएम साहब ने जाके उनसे बात करी और उनसे अब पूरे सूर्या होटल को एक कोविड सेंटर के अंदर बदल दिया गया है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ इसमें मैं एक चीज़ और भी कहूँगा आपको, आश्रम वाली बात, जो कि आजकल बहुत और जो मीडिया चैनल्स हैं वो दिखा रहे हैं, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कोविड सेंटर आश्रम दिल्ली में बन गया है। 10,000 बेड्स की वहाँ पे हमने पूर्ति कर दी है। अब बात आती है दूसरी, जो अभी मेरे साथी मित्र ने कहा कि लोग परेशान हो रहे हैं। कहा है, मैं आपको रोकना चाहूँगा बीच में, इन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि ये दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से मॉनिटरिंग करते हैं अस्पतालों की, और इनके पास सुबह से शाम तक 100 लोगों के मैसेज आते हैं, वीडियोस आते हैं, और वो वीडियोस मेरे पास भी आती हैं इनके द्वारा ट्रांसफ़र होके। उसमें वीडियोस को यदि मैं आपको भी ट्रांसफ़र करूं तो आपकी आंखें भर आएंगी, आपके दिल को द्रवित हो जाएगा उस वीडियो को देखकर। उस वीडियो में एक भाई अपनी बहन की वीडियो बनाता है कि मेरी बहन आखिरी 7 दिन के या आखिरी घंटों में सांस ले रही है।
वो कैंसर से पीड़ित है, वो उसको ब्रेन ट्यूमर है, उसको दुनिया भर की अलग बीमारी हैं जो लास्ट स्टेज पे चल रही है। ऐसी स्टेज पर यदि किसी व्यक्ति को इस तरीके के मैसेज मिल रहे हैं और इस तरीके के और अन्य ये मैसेज मिल रहे हैं कि हम दिल्ली के अस्पतालों में नहीं जाना चाह रहे हैं, तो सर ऐसी स्थिति क्यों क्रिएट की जा रही है? मैं कहता हूं कि यदि दिल्ली सरकार अपना स्वास्थ्य विभाग को कंट्रोल नहीं कर पा रही है तो किस तरीके से वो अपनी दावेदारी पेश करती है कि हम आम आदमी की सरकार हैं? देखिए शर्मा जी, मैं इसमें आपको दोबारा मैं क्लियर कर दूं कि दिल्ली ने जो स्टेप लिया था कुछ टाइम पहले कि कुछ जो हमारे जो स्कूल जो हॉस्पिटल्स हैं, दिल्ली गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल हैं उसके अंदर कोविड का वो चलेगा, बट शायद आप कहीं ये चीज़ें भूल रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का भी एक नोटिफिकेशन आया था कि दिल्ली गवर्नमेंट कुछ ऐसा कर ले कि जो कुछ हॉस्पिटल्स में कोविड के पेशेंट चले और कुछ हॉस्पिटल्स के अंदर नॉर्मल पेशेंट चले, तो जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आने वाले हॉस्पिटल के अंदर इन सभी चीज़ों की ट्रीटमेंट चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं। हमारे पास भी आते हैं, जिस तरह से आपने कहा कि मेरे पास कुछ वीडियोस आई हैं, इसी तरह हमारे पास भी कुछ फ़ोन्स आते हैं, कुछ पेशेंट्स के लोगों के मैसेज आते हैं कि मेरा पेशेंट साहब बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, सारी बात आपकी मैं समझ सकता हूँ जी बिल्कुल। लेकिन स्थिति जैसी बन रही है, आप ये बताइए कि कोविड-19 जैसी बीमारी आई है, लेकिन उससे पहले भी तो मरीज होंगे, बीमार होंगे, बहुत क्रिटिकल कंडीशन होती होंगी, आईसीयू भी होते होंगे, उनके लिए वेंटिलेटर के भी इंतजाम होते होंगे। क्या कोविड-19 के आते ही वो सब बीमारी खत्म हो गई हैं? क्या वो लोग मर नहीं रहे हैं? क्या उनकी मोर्टेलिटी रेट उनकी उतनी बरकरार नहीं है? तो वही क्वेश्चन अशोक अग्रवाल जी ने उठाया है कि कोविड-19 से पहले तो स्थिति बदतर थी ही, लेकिन उसके आने के बाद तो और स्थिति ऐसी बदतर हो गई है कि वो हॉस्पिटल में जाने से डर रहे हैं। पहला डर का कारण कि उनको कोरोना ना हो जाए, और दूसरा कि उनको वहाँ देखभाल नहीं हो रही है। आपके पास मैं दोबारा आऊँगा, बीजेपी की भी बहुत अच्छी कोई अस्पतालों की अच्छी स्थिति नहीं है। बट शर्मा जी शर्मा जी, पर मैं थोड़ा सा और आपको इंटरप्ट करूँगा, बीच में बोलूँगा। जैसे कि अभी आपने कहा कि लोगों को कोरोना ना हो जाए, इसी वजह से कुछ स्पेशलाइजेशन हमने हॉस्पिटल्स के अंदर किया है, उनको सेपरेट किया है। अब जैसे कि अभी देखा आपने, अभी 10,000 जो बेड्स और जगह लगाए गए, उनका कारण यही है कि सेंटर्स हॉस्पिटल से निकल के अलग हो जाएं, जिससे नॉर्मल तरह की जो बीमारियां हैं उससे लोग अपने आप को बचा पाएं। मैं आपके पास आऊँगा। मैं अभी बीजेपी के जो नेता हैं संजय शर्मा जी, मुझे ये बताइए कि जब कोई ऐसी स्थिति होती है तो केंद्र सरकार के जो अस्पताल हैं, अभी मैंने एक अस्पताल के विषय में सुना, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन उस अस्पताल में एडमिट होने के लिए हमारे वकील को 48 घंटे का समय लगा। ऐसा क्यों होता है कि यदि केंद्र सरकार की भी अस्पताल हैं, वैसे तो केंद्र सरकार इतनी सारी चीज़ें बगाड़ती हैं कि हम स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में इतना काम कर रहे हैं, तो अभी अशोक अग्रवाल जी ने भी बताया कि कोई भी सरकारें कोई अच्छा काम नहीं कर रही, इसके विषय में क्या कहना होगा आपका? देखिए, जहाँ तक केंद्र सरकार की बात है, मैं तो फिर वही कहूँगा कि मैं राजनीति में नहीं पढ़ूंगा, लेकिन अभी भी जो 10,000 बेड वाली बात नागर साहब ने कही, 10,000 बेड जो है राधा स्वामी सत्संग न्यास ने बनाया, तो वो केवल होम मिनिस्टर के ऑर्डर के बाद, दिल्ली का इसमें कोई रोल नहीं था। और उससे पहले भी जो ये उस दिन LNJP में जब अमित शाह जी गए, उसके बाद दिल्ली में एक्शन शुरू हुआ, 4500 का टेस्ट 2200 में आ गया। और आज भी दिल्ली में केंद्र सरकार के द्वारा, मेरे अपने इलाके में, मैं भी वहीं था सुबह से, फ्री टेस्ट हम कोविड का कर रहे हैं लाजपत नगर में। सुबह से लेके पूरे मेरी विधानसभा में 3 जगह ये टेस्ट फ्री हो रही हैं, पूरी विधानसभा में जी। जिसको लगता है कि मुझे कोविड की प्रॉब्लम है या सिम्टम्स है, वो आता है, वो अपना आधार कार्ड जमा करता है, उसका टेस्ट हम फ्री कर रहे हैं। तो ये क्यों नहीं हुआ पहले? क्यों संख्या इतनी पहुंच गई कि आज के हालात में हो रहा है? बिल्कुल, ये केंद्र सरकार कर रही है। जो राधा स्वामी सत्संग न्यास है, वो भी अमित शाह जी के होम मंत्री, जब गृह मंत्री इसमें आए हैं, उसके बाद से एक्शन शुरू हुआ। ये पोस्टरबाजी नहीं हो रही, बस स्टॉप नहीं लगाए जा रहे, होर्डिंग्स नहीं लगाए जा रहे, नाम लेने के लिए काम हो रहा है, एक्शन हुआ है। मैं इसमें ये भी कहूंगा कि ठीक है, सीएम साहब को भी प्रॉब्लम हुई या अपना स्वास्थ्य मंत्री जी खुद बीमार पड़ गए, लेकिन सरकार इतना काम किया जा रहा है और उधर नागर साहब भी बहुत सारे काम गिना रहे हैं, तो ये जो जनता परेशान है, जिनके SMS और मैसेज और वीडियोज आ रही हैं अशोक अग्रवाल जी के पास, वो कौन लोग हैं? मैं अभी उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ, आपके वाले मुद्दे पे आ रहा हूँ। ये काम जो शुरू होता है 4 दिन पहले शुरू होता है, 5 दिन पहले। ये पहले जब दिल्ली की सरकार देख रही थी इसको, अब बाकी यूपी है या हरियाणा है या राजस्थान है, या राजस्थान में भी हालात आप देख लीजिए, अब गुजरात है, सब जगह चीफ मिनिस्टर अपने लेवल पे काम कर रहे हैं। तो दिल्ली का दुर्भाग्य है कि दिल्ली केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों के बीच में फंसी हुई है। नगर निगम अलग है और एक NDMC
एक वो स्वास्थ्य संस्था अलग है। तो सब तरफ से दिल्ली के जनता घिरी हुई है, पिसी हुई है इन सब के बीच में। एक्शन नहीं हो पाता टाइम पे, कुछ चीजें ऐसी फंस जाती है। और मुझे तो जहां तक लगता है इसमें भी साजिश है कि दिल्ली में क्यों नहीं स्वास्थ्य उठ पा रहा, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को फायदा देने के लिए हो रहा है, या कुछ इसमें भी साजिश है कि दिल्ली में लोग एडमिट नहीं होते, एंड में वो प्राइवेट की तरफ भागते हैं और खुले आप पैसा दिया जा रहा है। अशोक जी ने जो बात कही है, साजिश रची जा रही है। केंद्र सरकार, आपकी केंद्र सरकार है, आपके पास इंटेलिजेंस है, आपके पास पुलिस है, आप मुकदमे दर्ज क्यों नहीं कराते इन लोगों के खिलाफ? सर होंगे, बिल्कुल होंगे, मुकदमे दर्ज भी होंगे, इंटेलिजेंस भी लगे, सब लगे। केवल आरोपी लगाना जानते हैं। हालात ये है ना कि जो 15 लाख रुपए का पैकेज ले रहे थे, अशोक जी जैसे बता रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल वाले, आज उनका पैकेज 1 लाख पे अटक गया ना 10 दिन का। 8,000 रुपए बेड मिलना शुरू हो गया, जो बेड को 50,000 रुपए चार्ज कर रहे थे। संजय जी, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। अशोक अग्रवाल जी, लास्ट मेरा कमेंट कि मुझे आप ये जी। मैं तीन बातें और ऐड करना चाहता हूँ। एक तो मैं बार बार ये कहता हूँ कि ये जो कोविड पेशेंट्स हैं, इनको अपनी जेब में से क्यों 1 रुपया भी किसी को देना पड़ता है? ये गवर्नमेंट को क्यों नहीं गवर्नमेंट बियर करती? गवर्नमेंट को बियर करना चाहिए क्या, चाहे वो मिडिल क्लास है चाहे लोअर मिडिल क्लास है। दूसरी बात यह है कि जो हमारी सरकारें हैं, सारे देश की सरकारें लगभग, एक्सेप्शन कोई हो सकता है, वो अपने एडवर्टाइजमेंट में तो बहुत चिंतित हैं, बहुत उनको चिंता है, लेकिन जो अपनी देश की जनता की प्रॉब्लम है उस पर कोई चिंता नहीं है। मैं जैसे आपको एक इंस्टेंस बताता हूँ, 2 साल पहले 2-3 बच्चे इसलिए मर गए छोटे छोटे क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में उनको वेंटिलेटर या आईसीयू बेड नहीं मिला। हमने रेज किया हाई कोर्ट के अंदर। हाई कोर्ट में हमने दिखाया कि देखिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जहां पे 38% आईसीयू वेंटिलेटर बेड्स हैं टोटल स्ट्रेंथ के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, और दिल्ली सरकार में 10,000 बेड के अगेंस्ट सिर्फ 400 वेंटिलेटर बेड्स हैं और उसमें भी 52 खराब है। तो कम से कम इनको इंक्रीज करना चाहिए। और हमने कोर्ट को कहा कि कम से कम 10% तो आप अपनी स्ट्रेंथ मदद करिए मिनिमम वेंटिलेटर बेड्स की, आईसीयू बेड्स की। और हाईकोर्ट ने ऑर्डर पास किया, आज 2 साल हो गए उसको। 2 साल में इन्होंने कोई आईसीयू बेड ऐड नहीं किया। अब जब क्राइसिस हो रही है, आप इधर से उधर ऐड कर रहे हैं, तो ये एक प्रॉब्लम है। और तीसरा एक और मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, हिंदूराव हॉस्पिटल जहां 850 बेड है, यहाँ दोनों इन्वॉल्व हैं, एमसीडी और दिल्ली गवर्नमेंट। अब 850 बेड्स हैं और बढ़िया बात यह है उसको कोविड डिक्लेयर कर दिया, वेरी गुड। उसके अंदर सारे बेड्स के साथ जो है ऑक्सीजन की पाइपलाइंस जुड़ी हुई हैं, वो बड़ा आइडियल है कोविड हॉस्पिटल के लिए। लेकिन वहां पर आज भी जो है कोई फंक्शन नहीं हो रहा, मतलब आपस में लड़ाई कर रहे हैं एमसीडी वाले, दिल्ली सरकार वाले, सेंट्रल गवर्नमेंट वाले, और वो हॉस्पिटल कहीं भी अपनी सर्विसेज नहीं दे पा रहा, ओपीडी बंद पड़ी है वहां पर। तो ये बड़ी शर्मनाक हरकतें हैं। मुझे लगता है कि हमारी सरकारों को कोई भी जो है ना, मतलब सेंसिटिवनेस नहीं है कहीं भी जनता के लिए। ये बात एक्सपोज हो गया है, कोरोना ने ना मतलब पोल खोल दिया सारी सरकारों की। आंसर पूछूंगा नागर साहब, जो आरोप अशोक अग्रवाल जी लगा रहे हैं उनका खंडन कीजिए। जी, देखिए पहली चीज़ ही अभी इन्होंने कहा कि एमसीडी के बीच में और ये सब डिस्प्यूट जो होता है, तो देखिए एमसीडी सेंट्रल के हाथ में आती है, ये चीज़ आपको बहुत भली बात बताई ये चीज़। और कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए जब हम लोग काम कर रहे होते हैं तो एमसीडी कहीं ना कहीं वहाँ दिक्कत पैदा करती है। जैसे कि हमारे पास अभी बीजेपी से हमारे जो सर हैं, अभी उन्होंने इतनी सारी बातें करी, मैं सुन रहा था उनकी बातों को सबको। तो देखिए सर, कहीं ना कहीं बीजेपी गवर्नमेंट हमारे साथ हाथ मिला के नहीं चलती है। क्या ये जो दिल्ली की सरकार है, अगर इसके अंदर 70 में से अगर 7 या 6 एमएलए अगर बीजेपी के पास हैं, तो क्या उनका ये मैं सीधे वर्ड में इनको बोलना चाहूँगा, कोई बुरा ना माने इस बात को, कि यहाँ के नागरिक की इनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? तो जब हम लोग, जैसे कि अभी क्या हुआ, कुछ टाइम पहले क्या होता, सीएम साहब ने एक ट्वीट मारा था कि मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट से एक फंड मांगने की कोशिश करी। तो सबको पता है, सभी दिल्ली के देशवासियों को पता है कि वो फंड ठीक है सर, ये आप लोगों की लड़ाई में एक आम आदमी किस्सा है, वो सब जानते हैं, लेकिन एक आम आदमी क्यों पीछे मेरा समय होता जा रहा है। मैं उसी चीज़ पे मैं उसी बड़े ही शॉर्ट टाइम में मैं ख़त्म करूँगा कि मैं उसी चीज़ पे आ रहा हूँ। देखिए, आदमी ना पीछे, इसीलिए कोरोना के चलते लोगों को राशन दिया गया,
जिसकी कोई पैसा नहीं लिया गया। जो टेस्ट 4500 रुपये का था वो सिर्फ अब 2400 रुपये का कर दिया है, और कोशिश कर रहे हैं कि इसमें भी जल्दी से कुछ ना कुछ कटौती हो जाए। बट उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को दिल्ली गवर्नमेंट के साथ हाथ से हाथ मिला के चलना होगा। ऐसा नहीं कि क्योंकि सरकारों के बीच में ये जनता मरेगी, वो शर्मा जी 60 सेकंड में बात खत्म करिए, बताइए क्या कहना चाहते हैं। जी। देखिए, मैं नागर साहब की पहली पॉइंट पकड़ता हूँ कि एमसीडी दिल्ली के अंडर नहीं, केंद्र सरकार के अंडर है, इन्होंने कहा। लेकिन मैं इनकी जानकारी के लिए बता दूं, एमसीडी एक स्वायत्त संस्था है जिसकी जितना भी ऊपर से फंड आता है वो दिल्ली सरकार ही एमसीडी को प्रोवाइड करती है, केंद्र सरकार डायरेक्ट इसमें इंटरफियर नहीं करती। दूसरी बात, अभी नागर साहब ने कहा कि 4500 रुपये से टेस्ट 2400 रुपये कर दिया, तो ये भी केंद्र सरकार के द्वारा किया, दिल्ली सरकार के द्वारा नहीं किया। तीसरा, इन्होंने कहा जी फंड मांगा सेंट्रल गवर्नमेंट से, फंड नहीं मिला। 11,000 करोड़ रुपया जो मेरी जानकारी है, इनको पहले फंड मिला था लोगों को राशन बांटने के लिए। आज जितना राशन बटा है, दिल्ली के अंदर बटा या पूरे देश भर में बटा, वो एफसीआई के थ्रू बटा, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो केंद्र की सरकार के अंडर है, वहीं से सारा राशन उन्होंने बंटवाया। खाने को जो भोजन दिया, वो खाने की क्या क्वालिटी आप पीछे न्यूज़पेपर पर चैनल्स में देख चुके हैं, वीडियोस भी वायरल हुई। सर, आप किसी भी न्यूज़ चैनल में जाके देखिए। मैं उसी सभी मुद्दों पे आ रहा हूं। आप इन्होंने मेरा मुद्दा बीच में रह जाएगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। जी। मैं खाली 10 सेकंड और लूंगा आपके में। इन्होंने कहा जी फंड नहीं मिला, फंड मांगे इन्होंने 5000 करोड़ रुपए की, हमारे पास तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है। चलिए, आपके तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं, आपने 1000 करोड़ रुपए एडवर्टाइजिंग के ऊपर खर्च दिया कोविड-19 को लेकर, केवल सीएम की फोटो दिखाने के लिए। तो भैया वो बचा लेते, वो जनता के काम आते, वो तनख्वाह देने में काम आते। आप 5000 हर चीज के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है संजय शर्मा जी, मैं अशोक अग्रवाल जी के सर लास्ट कमेंट ये पूछना चाहूंगा सर, दिल्ली सरकार के लिए और केंद्र सरकार के लिए क्या सुझाव है कि वो क्या ऐसा करें कि कोविड-19 जैसी बीमारी या अन्य बीमारियों से लड़ने में कारगर साबित हों? उनके कोई अस्पताल आपको लगते हैं जो चिन्हित हैं कि वो अच्छा काम कर सकते हैं, या कोई ऐसी आपके दिमाग में कोई कार्यशैली चल रही है जिसको वो कर लें तो वो अपने कार्य को और अच्छी तरीके से कर पाएंगे? आपका लास्ट कमेंट 60 सेकंड में। देखो, मेरा अनुभव ये है कि जो सरकारें होती है ना, जब काम करती हैं तो कुछ भी कर सकती हैं, कोई भी वंडरफुल जॉब कर सकती हैं। काम ना करे, निकम्मेपन में रहे, तो जो हो रहा है वो हो रहा है। तो इन सब लोगों को अपने राजनीतिक इंटरेस्ट से ऊपर उठ के जो है, मुझे लगता है कि देश की जनता जो करहा रही है, परेशान है, तड़प रही है, रोज मर रही है कीड़े मकोड़ों की तरह, डेड बॉडीज को सड़कों पे इधर उधर आप देख सकते हैं, चलते चलते लोग मर जा रहे हैं। तो ये सब गंभीर मामले हैं। यहाँ इस वक्त इन सबको मिलकर सारे अपने डिफरेंसेस को ख़त्म करके एक आम जनता के लिए काम करना चाहिए और एक एग्जाम्पल क्रिएट करना चाहिए पूरे देश के लिए। बिल्कुल। आप तीनों मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे थे वो विषय बहुत गंभीर और बेहद चिंताजनक विषय है। यदि सरकारों को इस विषय में जल्दी नहीं सोचेंगे तो वो स्थिति इतनी भयावह हो सकती है कि वो आपके कंट्रोल से बहुत ज़्यादा बाहर हो जाएगी, क्योंकि जिस तेजी से कोरोना के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं वो हाथ आने वाले अब नहीं हैं। और आपको अशोक अग्रवाल जैसे व्यक्तियों की सलाह माननी होगी, उनके एक्सपीरियंस का लाभ उठाना होगा, और तभी आप इस ऐसी स्थिति से लड़ने में कामयाब हो सकते हैं। आप देखते रहिए NYU न्यूज़। थैंक यू।